हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। जो स्टूडेंट, आज की क्लास में हम लोग यूजीसी नेट पेपर 1 के रिसर्च एप्टीट्यूड वाले यूनिट के महत्वपूर्ण एमसीक्यू और पीवाईक्यू का अध्ययन करेंगे। इसके पहले की क्लासेस में भी हम लोगों ने रिसर्च एप्टीट्यूड से ही संबंधित एमसीक्यू और पीवाईक्यू का अध्ययन किया था। रिसर्च एप्टीट्यूड से संबंधित जो है आज की ये जो तीसरी क्लास है, इसमें हम लोग जो कुछ और भी महत्वपूर्ण कठिन स्तर के प्रश्न हैं उनके बारे में देखेंगे। इसके पहले की दो क्लासेस में हम लोगों ने पहले क्लास में बेसिक लेवल के क्वेश्चन, फिर उसके बाद दूसरी क्लास में उससे थोड़ा अपर लेवल के क्वेश्चंस, अब फिर आज की क्लास में उससे थोड़ा और भी अपर लेवल के क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए आइए देखा जाए कि आज की क्लास में जो क्वेश्चंस हैं वो किस लेवल के हैं, और इन क्वेश्चंस को भी आप लोगों को अच्छे तरीके से देख लेना है, क्योंकि ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और इसी प्रकार से आपको भी तैयारी करनी है। ठीक है, तो चलिए आइए देखा जाए। चलिए देखिए आज की क्लास का देखिए पहला क्वेश्चन और इस रिसर्च एप्टीट्यूड का 31वां क्वेश्चन। ये क्वेश्चन देखिए क्या है, इसमें पूछा जा रहा है जब दो चर इस तरीके से संबंधित हैं कि जब एक चर में वृद्धि होती है तो दूसरे में भी वृद्धि होती है। इससे आप यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि, यानी ये रिसर्च के दौरान इस्तेमाल किए जाने वाले चरों से रिलेटेड, यानी वेरिएबल से रिलेटेड। और इसमें पूछा जा रहा है कि जब एक चर में वृद्धि की जाती है तो दूसरे चर में भी वृद्धि होती है, तो इससे आप क्या कंक्लूजन निकालते हैं, क्या निष्कर्ष निकालते हैं। तो पहला ऑप्शन देखिए क्या दिया गया है कि दिशा परकता की कोई समस्या नहीं है। दूसरा दिया गया है दोनों चर सकारात्मक रूप से संबंधित हैं। तीसरा दिया गया है संबंधों को प्रभावित करने वाले कोई प्रच्छन्न चर नहीं है। और चौथा दिया गया है उनके बीच कार्य कारण के लिए जिम्मेदार एक तीसरा चर है। तो देखिए जब दो चरों में आपस में रिलेशन होता है तो एक चर में वृद्धि करने पर दूसरे चर में भी वृद्धि होती है। तो यहां देखिए जो पहला ऑप्शन दिया गया है कि इसमें दिशा परकता की कोई समस्या नहीं है, ये रॉन्ग है। दोनों चर देखिए जब सकारात्मक रूप से संबंधित होते हैं तभी इस प्रकार की स्थिति देखने को मिलती है। इसके बाद फिर देखिए संबंधों को प्रभावित करने वाले कोई प्रच्छन्न चर नहीं, ये गलत हो जाएगा। उनके बीच कार्य कारण के लिए जिम्मेदार एक तीसरा चर है, ये भी। यानी इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक, आप देखिए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। एक्सप्लेनेशन में देखिए क्या है कि जब दो चर इस तरह से संबंधित होते हैं कि जब एक बढ़ता है तो दूसरा भी बढ़ता है, तो इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि दोनों चर जो है सकारात्मक रूप से जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32, यानी आज की क्लास का दूसरा और इसका 32वां क्वेश्चन। इसमें देखिए क्या पूछा जा रहा है कि विषय वस्तु विश्लेषण के लाभों की पहचान कीजिए। यानी इसमें कहा जा रहा है कि कंटेंट एनालिसिस का क्या बेनिफिट होता है। जब किसी भी रिसर्च के कंटेंट का एनालिसिस करते हैं तो उससे क्या फायदा होता है, क्या लाभ होता है। पहला दिया गया इसमें, यह शोध की बहुत पारदर्शी विधि है। दूसरा दिया गया, इसे प्रायः एक अनुकूल दृष्टि से प्रच्छन्न विधि के रूप में प्रयोग के लिए संदर्भित किया जाता है। और तीसरा है, यह एक बहुत सुनम्य विधि है। ठीक है, आप देखिए यहाँ ऑप्शन क्या दिया गया है, ए और बी केवल। दूसरा दिया गया है बी और सी केवल। फिर तीसरा ऑप्शन दिया गया है ए और सी केवल। और चौथा ऑप्शन दिया गया है ए, बी और सी। देखिए जब किसी भी कंटेंट का एनालिसिस किया जाता है तो उसका देखिए पहला लाभ क्या होता है कि यह शोध की बहुत ही पारदर्शी विधि है, यानी एकदम ट्रांसपेरेंट होता है, किसी भी चीज को छुपाया नहीं जाता। दूसरा चीज देखिए, इसे प्रायः एक अनुकूल दृष्टि से प्रच्छन्न विधि के रूप में प्रयोग के लिए संदर्भित किया जाता है, यह भी सही है। तीसरा ऑप्शन दिया, यह एक बहुत सुनम्य विधि है, फ्लेक्सिबल मेथड है ये। तो ये तीनों जो ऑप्शन है वो सही है। आप देखिए इसमें जो राइट आंसर है उसके अनुसार देखिए यहाँ क्या दिया गया है, ए और बी, यहाँ दिया गया है बी और सी, यहाँ ए और सी, यानी ये तीनों नहीं होंगे, बल्कि इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, ए, बी और सी।
यानी इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो गया, ऑप्शन नंबर डी। ठीक, देखिए ऑप्शन क्या होगा, आंसर डी, विषय वस्तु विश्लेषण के निम्न लाभ हैं। यह बहुत ही पारदर्शी शोध पद्धति होती है। इसे प्रायः एक अनुकूल दृष्टि से प्रच्छन्न विधि के रूप में प्रयोग के लिए संदर्भित किया जाता है। और तीसरा, यह एक अत्यंत सुनम्य विधि होती। ठीक, चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 33। इसमें देखिए क्या पूछा जा रहा है कि सर्वेक्षण करने के दौरान एक शोधकर्ता प्रश्न पूछते समय उत्तरदाताओं को निम्नलिखित विकल्प देता है, यानी इसमें से वह कौन सा विकल्प देता है और इन विकल्पों की पहचान कीजिए जिनमें अनेकार्थकता पाई जाती है। यानी अनेकार्थकता का मतलब एम्बिग्यूटी पाई जाती है, यानी एक से अधिक अर्थ प्रतीत होते हैं। तो ये जब कोई रिसर्चर सर्वे कर रहा होता है तो जो जिनसे वो सर्वे करता है, जिनसे सवाल जवाब करता है, तो उनके पास वो किस प्रकार से ऐसे विकल्प देता है जिसमें एक से अधिक अर्थ निकलते हैं। तो पहला देखिए क्या दिया गया है, बहुधा प्रायः, दूसरा नितांत प्रायः, तीसरा बहुधा प्रायः नहीं, और चौथा है बिल्कुल नहीं। अब इसी के आधार पे हमको राइट ऑप्शन का चयन करना है। देखिए पहला दिया गया है ए, बी और सी, दूसरा दिया गया है बी, सी और डी, तीसरा दिया गया है ए, सी और डी, और चौथा दिया गया है ए, बी, सी और डी। ठीक है, आप देखिए हमको इसमें राइट आंसर का चयन करना है। तो देखिए एक से अधिक अर्थ देखिए बहुधा प्रायः में भी नजर है, यानी बहुधा भी प्रायः भी। नितांत प्रायः, प्रायः का मतलब क्या होता है कि कोई भी चीज अक्सर की जाए, यानी ऑफेन, ऑफेन का मतलब क्या होता है, प्रायः, यानी कभी कभार नहीं करते लेकिन ज्यादातर की जाती है। तो ये दोनों में देखिए एक से अधिक अर्थ हैं, और बहुधा प्रायः नहीं में भी एक से अधिक अर्थ है, जबकि बिल्कुल नहीं में एक से अधिक अर्थ यानी अनेकार्थता नहीं है। तो इसके अनुसार देखिए हमारा कौन सा ऑप्शन सही है, ए, बी और सी, यानी ये तीनों हमारे सही हैं। आप देखिए इसमें ऑप्शन जो दिया गया, यानी हमारे पहला वाला ऑप्शन ही राइट हो जाएगा। बाकी देखिए जिसमें जिसमें डी है वो नहीं होगा, यानी इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। देखिए ऑप्शन ए होगा, सर्वेक्षण करने के दौरान एक शोधकर्ता प्रश्न पूछते समय वो विकल्प देता है जिनमें अनेकार्थता पाई जाती है। निम्नलिखित में से वो क्या है, बहुधा प्रायः, नितांत प्रायः और बहुधा प्रायः नहीं। ठीक, चलिए आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आप देखिए ये जो क्वेश्चंस है ये देखिए सॉफ्टवेयर से रिलेटेड, यानी रिसर्च के दौरान कुछ सॉफ्टवेयर के बारे में मैंने पिछले क्वेश्चन वाली सीरीज में बताया था, जो उसी प्रकार से यह भी सॉफ्टवेयर से ही रिलेटेड क्वेश्चंस है। तो देखिए सॉफ्टवेयर से रिलेटेड क्वेश्चंस का आपको प्रैक्टिस करना है। किसी शोध अध्ययन में जनित आंकड़ों के सांख्यिकी विश्लेषण के लिए उपयोगी सॉफ्टवेयर की पहचान करें। यानी इसमें कहा जा रहा है कि कोई रिसर्च किया जा रहा है और उससे में जो आंकड़े जनित हो रहे हैं उन आंकड़ों का सांख्यिकी स्टैटिक विश्लेषण करने के लिए, यानी स्टैटिक एनालिसिस करने के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है उसकी पहचान करना है। इसमें देखिए पहला दिया गया SPSS, दूसरा दिया गया ऑथेंटिकेट, तीसरा दिया गया है मिनीटैब और चौथा दिया गया है R। तो देखिए मैंने पिछले सीरीज में आपको जो क्वेश्चन का करवाया था तो उसमें मैंने प्लेजरिज्म से संबंधित दो सॉफ्टवेयर के बारे में बताया था। पहला था देखिए ऑथेंटिकेट और दूसरा था टर्निटिन। ठीक है, तो ये दो जो सॉफ्टवेयर हैं वो किससे संबंधित हैं, प्लेजरिज्म से, यानी साहित्यिक चोरी से। यानी ये जो होगा ये सांख्यिकी विश्लेषण से संबंधित नहीं होगा। बाकी ये जो तीन है SPSS, मिनीटैब और R, ये तीनों क्या हैं, सांख्यिकी विश्लेषण से संबंधित है। अब देखिए हमारा जो ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन में देखिए पहले क्या दिया गया है A, B और C, दूसरा दिया गया है B, C और D, तीसरा दिया गया है A, C और D और चौथा दिया गया है A, B और D। अब देखिए हमारा जो B ऑप्शन है वो रॉन्ग है, तो जिसमें जिसमें B दिया होगा वो हमारा रॉन्ग, यानी इसमें B दिया ये नहीं होगा, इसमें भी B दिया ये नहीं होगा, इसमें भी B दिया है ये नहीं, यानी हमारा राइट ऑप्शन क्या होगा A, C और D।
यानी इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक, आप देखिए इसका हम लोग एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। इसमें देखिए काफी डिटेल में एक्सप्लेनेशन है। देखिए, सांख्यिकी विश्लेषण हमें किसी शोध के परिणामों को समझने के लिए, डेटा के विभिन्न बिंदुओं के भीतर प्रवृत्तियों की पहचान करने के लिए, सांख्यिकी मॉडल विकसित करने के लिए तथा सर्वेक्षण और शोध अध्ययन को डिजाइन करने में मदद करते हैं। ये सॉफ्टवेयर इतने सारे काम के लिए उपयोग किए जाते हैं। SPSS का देखिए फुल फॉर्म होता है स्टैटिस्टिकल पैकेज फॉर द सोशल साइंस। यह IBM कॉरपोरेशन के द्वारा निर्मित किया गया है, जबकि यह मिनीटैब इंक के द्वारा विकसित किया गया है। R जो है रॉस इहाका और रॉबर्ट जेंटलमैन के द्वारा विकसित किया गया है। स्टाटा जो है स्टाटा कॉर्प द्वारा विकसित किया गया है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो है माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित सांख्यिकी विश्लेषण सॉफ्टवेयर है, जबकि आइथेंटिकेट जो है ये शोधकर्ताओं को और प्रकाशकों को साहित्यिक चोरी का पता लगाने वाला एक सेवा। यानी इतने जो सॉफ्टवेयर हैं ये सब किसके लिए उपयोग किए जाते हैं, सांख्यिकी विश्लेषण के लिए। बाकी जो आइथेंटिकेट है वो साहित्यिक चोरी के लिए होता है इस्तेमाल, ठीक, पता लगाने के लिए। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 35। इसमें देखिए क्या पूछा जा रहा है कि किसी अनुसंधान अध्ययन हेतु साहित्य की समीक्षा करने के चरणों का सही क्रम बताएं। यानी कहा जा रहा है कि किसी अनुसंधान का अध्ययन करना है, तो अनुसंधान के अध्ययन करने के लिए जो साहित्य की समीक्षा की जाती है, तो उस साहित्य की समीक्षा के कौन कौन से चरण होते हैं उनको सही से क्रम में लगाना है। तो देखिए पहला दिया गया है कि साहित्य का पता लगाना, दूसरा दिया गया है साहित्य को संगठित करना, तीसरा दिया गया है अनुसंधान के लिए मुख्य शब्दों की पहचान करना, चौथा दिया गया है साहित्य समीक्षा लिखना, और पांचवा दिया गया है अनुसंधान के लिए प्रासंगिक साहित्य का गंभीरता से मूल्यांकन और चयन करना। आप देखिए यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं, उनमें सही ऑप्शन का चयन करना है। यहाँ देखिए पहले में क्या दिया गया ABCED, दूसरे में दिया गया है ACBED, तीसरे में दिया गया है CAEBD और चौथा दिया गया है CEABD। अब देखिए इसमें जो ऑप्शन दिए गए उनमें हम लोग देखते हैं। देखिए यहाँ जो साहित्य की समीक्षा लिखना ये सबसे लास्ट में, जब तक हम साहित्य की समीक्षा करेंगे नहीं तब तक उसकी समीक्षा लिखेंगे नहीं, यानी ये हमारा क्या होगा, सबसे लास्ट होगा, यानी ये 5वें पॉइंट पर होगा। तो इन ऑप्शन में देख लीजिए, ये देखिए लास्ट में दिया गया है, यानी हमारा ये लास्ट होगा। अब हमको पहला ढूंढना है, तो देखिए पहला देखिए इसमें से क्या होगा कि अनुसंधान के लिए मुख्य शब्दों की पहले पहचान करनी होगी, यानी ये हमारा क्या है, पहला है। तो आप देखिए जो सी ऑप्शन है वो इसमें हमको ढूंढना है, जिसमें सी ऑप्शन दिया गया है। यानी देखिए इन दोनों में सी ऑप्शन दिया गया है, यानी ये दो हमारे जो है रॉन्ग होंगे क्योंकि सी हमारा पहला होगा। आप देखिए इन दोनों में हमको राइट चुनना है। तो इसके बाद देखिए जो है ये हो गया अनुसंधान के लिए मुख्य शब्दों की पहचान करना। फिर उसके बाद फिर हमको देखिए क्या होगा कि साहित्य का पता लगाना, यानी हमारा क्या हो जाएगा, दूसरा नंबर। फिर उसके बाद देखिए हमारा क्या हो जाएगा, इसके बाद फिर देखिए हाँ, अनुसंधान के लिए प्रासंगिक साहित्य का गंभीरता से मूल्यांकन और चयन करना, यानी ये हमारा हो जाएगा तीसरा। तो ऑटोमेटिक जो चौथा होगा ये होगा, यानी इसमें हमारा देखिए पहला यानी सी है, दूसरा ए है, यानी ये वाला जो ऑप्शन है हमारा राइट हो जाएगा, ये रॉन्ग है। यानी इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। देखिए आंसर सी होगा। इसका एक्सप्लेनेशन देखिए, अनुसंधान अध्ययन हेतु साहित्य समीक्षा का सही क्रम इस प्रकार है। पहला देखिए क्या है कि अनुसंधान के लिए मुख्य शब्दों की पहचान करनी होगी, फिर दूसरा साहित्य का पता लगाना, तीसरा होगा अनुसंधान के लिए प्रासंगिक साहित्य का गंभीरता से मूल्यांकन और चयन करना, चौथा होगा साहित्य को संगठित करना, और पांचवा होगा साहित्य की समीक्षा लिखना। ठीक, चलिए आप देखिए क्वेश्चन नंबर 36। इसमें देखिए क्या पूछा जा रहा है कि जब अनुसंधानकर्ता की आयु अध्ययन के प्रतिभागी के व्यवहार को प्रभावित करती है तो इसे कहा जाता है। यानी इसमें कहा जा रहा है कि जो अनुसंधान करता है उसकी जो उम्र है वो पार्टिसिपेंट के यानी प्रतिभागी के व्यवहार को जब प्रभावित करती है
तो इसे क्या कहा जाता है? तो पहला दिया गया है समाज शास्त्रीय प्रभाव, दूसरा दिया गया है जैव सामाजिक प्रभाव, तीसरा दिया गया है मनोवैज्ञानिक प्रभाव और चौथा दिया गया है मनोसामाजिक प्रभाव। तो देखिए, जब किसी व्यक्ति की उम्र जो है प्रभावित करती है, यानी उसके शरीर की कोई भी बात उस रिसर्च में प्रभावित करती है, प्रतिभागी को प्रभावित करती है, तो देखिए समाज शास्त्रीय प्रभाव नहीं होगी, मनोवैज्ञानिक प्रभाव नहीं होगी, मनोसामाजिक प्रभाव नहीं होगी, बल्कि क्या होगी? जैव सामाजिक प्रभाव, यानी उसकी उम्र जो है वो जैव सामाजिक प्रभाव में आएगी। यानी इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। देखिए, ऑप्शन नंबर बी होगा इसका। जब अनुसंधानकर्ता की आयु अध्ययन के प्रतिभागी के व्यवहार को प्रभावित करती है तो इसे जैव सामाजिक प्रभाव कहा जाता है। यह लोगों और समुदायों पर पड़ने वाले प्रभाव के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। यह सीमाओं और बाधाओं के साथ साथ परिवारों के लिए संभावनाएं और अवसर भी पैदा करता है। ठीक है, आप देखिए क्वेश्चन नंबर 37। इसमें देखिए क्या पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस प्रकार के अनुसंधान में अनुसंधानकर्ता की अभिरुचि के चरों को छोड़कर अन्य बाह्य चरों को व्यवस्थित तरीके से दूर किया जाता है। यानी कहा जा रहा है कि रिसर्च के दौरान अनुसंधानकर्ता जो है, यानी उसके जो इंटरेस्ट वाले चर हैं उनको छोड़ करके, यानी जिसमें वो इंटरेस्ट ले रहा है उन चरों को छोड़ दिया जाए, वेरिएबल को छोड़ दिया जाए, बाकी अन्य चरों को व्यवस्थित तरीके से दूर कर दिया जाता है। तो वह कौन सी विधि है? तो इसमें देखिए पहला दिया गया है गुणात्मक अनुसंधान, दूसरा दिया गया है अनुदैर्ध्य यानी लॉन्गिट्यूडनल अनुसंधान, तीसरा दिया गया है प्रयोगात्मक अनुसंधान और चौथा दिया गया है सहसंबंधात्मक अनुसंधान। तो देखिए, जब अनुसंधानकर्ता के इंटरेस्ट की चीजों को छोड़कर बाकी चीजों को एक एक करके बाहर कर दिया जाता है तो गुणात्मक अनुसंधान में नहीं किया जाता है, अनुदैर्ध्य में नहीं किया जाता है, जब किसमें किया जाता है? प्रयोगात्मक अनुसंधान में। यानी इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। देखिए ऑप्शन क्या होगा? सी। व्याख्या देखिए, प्रयोगात्मक अनुसंधान में अनुसंधानकर्ता की अभिरुचि के चरों को छोड़कर अन्य बाह्य चरों को व्यवस्थित तरीके से दूर किया जाता है। प्रयोगात्मक शोध वह शोध है जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण की सहायता से किया जाता है और चर के दो समुच्चयों का उपयोग करता है। ठीक है, चलिए आप देखिए क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38, इसमें देखिए दो स्टेटमेंट दिए गए हैं और इसमें पहला स्टेटमेंट देखिए क्या दिया गया है कि एक आश्रित चर द्विभाजी हो सकता है। दूसरा स्टेटमेंट दिया गया है एक स्वतंत्र चर कभी भी द्विभाजी नहीं हो सकता। ठीक है, अब उपर्युक्त कथनों के आलोक में निम्नलिखित विकल्पों में से सही उत्तर का चयन करना है। अब यहाँ देखिए हमको दिया पहला और दूसरा दोनों सही है, दूसरा ऑप्शन दिया कथन 1 और 2 दोनों गलत हैं, तीसरा दिया है कथन 1 सही है लेकिन कथन 2 गलत है और चौथा दिया है कथन 1 गलत है लेकिन कथन 2 सही है। तो देखिए मैंने आप लोग को कई बार बताया है कि जब किसी भी स्टेटमेंट वाले प्रश्न में केवल दिया हो, कभी भी दिया हो, हमेशा दिया हो, तो उसको ध्यान से देखना है। तो यहाँ देखिए जो पहला दिया है एक आश्रित चर द्विभाजी हो सकता है, ये तो स्टेटमेंट सही है, लेकिन यहाँ क्या लिख रहा है एक स्वतंत्र चर कभी भी द्विभाजी नहीं हो सकता, ये चीज रॉन्ग है। एक स्वतंत्र चर भी कभी कभी द्विभाजी हो सकता है। ठीक है, तो इसके अनुसार देखिए हमारा क्या होगा कि पहला ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा, दूसरा भी रॉन्ग हो जाएगा, तीसरा सही हो जाएगा, कथन 1 सही है लेकिन कथन 2 गलत है, बाकी चौथा भी नहीं। यानी इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। देखिए आंसर सी होगा। व्याख्या क्या है? एक आश्रित चर द्विभाजी हो सकता है, अतः कथन 1 सही है, क्योंकि द्विभाजित आश्रित चर का उपयोग चर के संयोजन को निर्धारित करने के लिए किया जाता है जो समूह सदस्यता की भविष्यवाणी करता है। एकाधिक प्रतिगमन विश्लेषण में द्विभाजित चर अक्सर सामने आते हैं। एक स्वतंत्र चर कभी भी द्विभाजित नहीं हो सकता, यह कथन गलत है, क्योंकि यहाँ कभी भी दे दिया है, क्योंकि द्विभाजित चर 2 श्रेणियों वाले श्रेणीबद्ध चर होते हैं। एक ही स्वतंत्र चर के भीतर अलग अलग समूह
होते हैं स्वतंत्र चर निरंतर, द्विभाजित, क्रम सूचक या श्रेणीबद्ध हो सकते, यानी स्वतंत्र चर इतने प्रकार के हो सकते। ठीक है, आप देखिए क्वेश्चन नंबर 39। ये देखिए 39 क्वेश्चन देखिए फिर से प्लेजरिज्म से रिलेटेड है, यानी प्लेजरिज्म से रिलेटेड क्वेश्चन जो है, साहित्यिक चोरी से रिलेटेड क्वेश्चन देखिए बार बार पूछे जाते हैं, तो इसको बहुत अच्छे तरीके से आप लोग को कर लेना है। और मैंने अपना जो यूजीसी नेट वाला क्लास कराया हुआ है सब में, उसमें इन सब चीज़ों को बहुत डिटेल में बताया हो, तो आप लोग यूजीसी नेट का जो क्लासेस कराया गया है रिसर्च एप्टीट्यूड वाला, उसमें इसको अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा। देखिए, साहित्यिक चोरी से संबंधित यूजीसी विनियम 2018 के अनुसार किसी संकाय सदस्य को एक वार्षिक वेतन वृद्धि न दिए जाने का दंड दिया जाएगा यदि वह अनुसंधान प्रकाशन प्रस्तुत करने में निम्नलिखित में से किस स्तर की साहित्यिक चोरी करता है, यानी किस स्तर की लिखा है। देखिए, आप कहा जा रहा है कि साहित्यिक चोरी से संबंधित जो यूजीसी के द्वारा कानून बनाया गया था 2018 में, उसके अनुसार कहा जा रहा है कि किसी संकाय का, किसी फैकल्टी का मेंबर है, वो मेंबर अगर साहित्यिक चोरी कौन सी करता है कि उसके 1 साल की वेतन वृद्धि नहीं होगी। तो इसमें देखिए, मैंने जब उसमें आपको पढ़ाया है तो साहित्यिक चोरी के देखिए 4 स्तर हैं, 0, 1, 2, 3। तो 0 वाला जो स्तर होता है वो देखिए 0 से 10% तक की जो है चोरी अनुमान है। यहाँ 10 से 40%, दूसरे वाले में 40 से 60% और तीसरे वाले में 60% से ऊपर। ठीक है, इस तरीके से कैटेगरी बनाई गई। तो जब देखिए कोई संकाय सदस्य किसी साहित्यिक चोरी को सही तरीके से प्रस्तुत करने में गलती कर देता है और गलती करने में वह अगर ये यानी तीसरे लेवल की गलती करता है, तब उसके 1 वर्ष के वेतन वृद्धि को रोक दिया जाता है। तो देखिए, ये ऑप्शन क्या होगा हमारा, जो है तीसरा लेवल। ठीक है, बाकी जो है रॉन्ग होंगे, यानी इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक, देखिए ऑप्शन सी होगा, किसी संकाय सदस्य को 1 वार्षिक वेतन वृद्धि न दिए जाने का दंड दिया जाएगा यदि वह अनुसंधान प्रकाशन प्रस्तुत करने में द्वितीय स्तर की साहित्यिक चोरी करता है। ऐसे ओवरऑल देखेंगे तो तीसरा और ऐसे है दूसरा। ठीक है, व्याख्या देखिए क्या है कि साहित्यिक चोरी प्लेजरिज्म से अभिप्राय किसी अन्य के द्वारा किए गए कार्य, विचार, उपाय या शैली आदि को अधिकांशतः नकल करते हुए मौलिक कृति के रूप में प्रकाश। देखिए, मैंने जब पढ़ाया था बताया था कि साहित्यिक चोरी क्या होती है। अगर किसी व्यक्ति ने पहले से कोई किताब लिखी है, कोई साहित्य लिखा है और आपने उसकी किताब के चीजों को हूबहू अपने लेखन में उपयोग कर लिया है और आप उसको क्रेडिट नहीं दे रहे हैं, कह रहे हैं कि ये तो मेरे द्वारा लिखा गया है, तो उसी चीज को कहा जाता है साहित्यिक चोरी। अब उसमें अगर आपने 0% से 10% तक कॉपी किया है तो उसको सही माना जाएगा, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 10 से 40% तक अगर कॉपी करते हैं तो उसमें थोड़ा बहुत दंड दिया जाता है। 40 से 60% करेंगे तो उसमें उससे ज़्यादा दंड दिया जाता है और 60% से ज़्यादा करेंगे तो उसमें गंभीर दंड दिया जाता है। ठीक है, तो इसीलिए बताया गया है। तो देखिए, साहित्यिक चोरी अभी मैंने इसे बता ही दिया कि जब मानी जाएगी जब आप इस प्रकार से करेंगे। शून्य स्तर में देखिए 10% तक समानता, यानी थोड़ी बहुत समानता, कोई दंड नहीं दिया जाएगा। प्रथम स्तर में देखिए 10% से 40 स्तर तक समानताएं होती हैं, इसमें दंड दिया जाता है। दूसरा देखिए 40 से 60 है, तीसरा जो है 60 से अधिक। अभी मैंने ये सब चीज बताया। ठीक है, चलिए आप देखिए क्वेश्चन नंबर 40, क्वेश्चन नंबर 40। इसमें देखिए क्या पूछा जा रहा है। इसमें 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं और इन दोनों स्टेटमेंट को पढ़ के हमको राइट ऑप्शन का चयन करना। देखिए, पहला स्टेटमेंट क्या दिया गया है कि एपीए शैली में लिखित किसी संदर्भ में लेखक का प्रथम नाम सबसे पहले लिखा जाता है। यानी मैंने आप लोग को इससे संबंधित क्वेश्चन कराया था, एपीए और एमएलए शैली। ये देखिए क्या है, संदर्भांकन की शैलियां हैं। तो इसमें देखिए मैंने आप लोग को बताया था कि जब कोई संदर्भ लिखा जाता है तो उसका प्रारूप फॉर्मेट क्या होता है। ठीक है, उसी से रिलेटेड है। दूसरा देखिए कथन क्या पूछा जा रहा है कि एपीए शैली में लिखित किसी संदर्भ में प्रकाशन का वर्ष पृष्ठ संख्या के बाद लिखा जाता है। ठीक है, तो यहाँ ऑप्शन क्या दिया गया, कथन 1 और 2 दोनों सत्य हैं, कथन 1 और 2 दोनों असत्य हैं,
कथन एक सत्य है किंतु कथन दो असत्य है। और चौथा ऑप्शन दिया गया है कि कथन एक असत्य है किंतु कथन दो सत्य है। अब देखिए, मैंने जब आप लोग को बताया था कि एपीए शैली में जब किसी रेफरेंस को, कंटेक्स्ट को लिखा जाता है, संदर्भ को लिखा जाता है, तो लेखक का जो अंतिम नाम होता है वो पहले लिखा जाता है। जैसे कुमार रमेश, तो रमेश कुमार अगर किसी का नाम है तो कुमार रमेश होगा, यानी ये जो कथन है ये क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि लेखक का प्रथम नाम सबसे पहले नहीं आता। फिर देखिए दूसरा स्टेटमेंट क्या दिया गया है कि एपीए शैली में लिखित किसी संदर्भ में प्रकाशन का वर्ष जो है पृष्ठ संख्या के बाद लिखा जाता है। ये भी गलत है, क्योंकि मैंने देखिए आपको बताया था कि जैसे ही नाम लिखा जाता है उसके बाद क्या लिख दिया जाता है, प्रकाशन का वर्ष लिखा जाता है। उसके बाद फिर क्या लिखा जाता है कि जो पुस्तक है, जो लेखनी है, उसका टाइटल लिखा जाता है और फिर उसका पब्लिशर कौन है ये लिखा जाता है। ये फॉर्मेट होता है। तो यहाँ देखिए प्रकाशन का जो वर्ष है पृष्ठ संख्या के बाद नहीं बल्कि पहले लिखा जाता है, यानी ये भी स्टेटमेंट रॉन्ग है। तो देखिए यहाँ क्या दिया गया, एक और दो दोनों सत्य हैं, गलत। एक और दो दोनों असत्य हैं, ये सही होगा। एक सत्य है किंतु दो असत्य है, गलत। और चौथा भी गलत, यानी इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक, देखिए ऑप्शन क्या होगा, बी होगा। इसका एक्सप्लेनेशन देखिए, एपीए प्रारूप, देखिए इसका फुल फॉर्म मैंने आप लोग को बता ही दिया था कि अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन होता है और एमएलए का होता है मॉडर्न लैंग्वेज एसोसिएशन। तो यह देखिए आधिकारिक शैली होती है, आमतौर पर इसे मनोविज्ञान में, शिक्षा में, सामाजिक अनुसंधान में ग्रंथ सूची का हवाला देने के लिए उपयोग किया जाता है। इसमें देखिए लेखक का नाम हमेशा उल्टा होता है, इसमें लेखक का अंतिम नाम सबसे पहले लिखा जाता है, फिर उसके बाद उसका प्रथम नाम, फिर प्रकाशन का वर्ष पृष्ठ संख्या से पहले लिखा जाता है। इस प्रकार दोनों कथन असत्य है। ठीक, चलिए आप देखिए क्वेश्चन नंबर 41। ये भी देखिए किससे संबंधित है, साहित्यिक चोरी यानी प्लेजरिज्म से। देखिए प्लेजरिज्म से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हर शिफ्ट में एग्जाम में एक क्वेश्चन तो पूछा ही जाता है, लगभग पहले पूछा गया है। अब देखिए किस प्रकार से पूछा जाएगा, लेकिन जिस तरीके से ट्रेंड है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का उसके अनुसार आप लोग को इसको जरूर पढ़ के जाना। ठीक है, तो देखिए क्या दिया गया है कि साहित्यिक चोरी पर यूजीसी विनियम 2018 के अनुसार स्तर 3 यानी लेवल 3 की साहित्यिक चोरी निम्नलिखित में से किस समानता की ओर संकेत करती है। देखिए अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही आप लोगों को दिखाया कि इसमें 0 से लेकर 3 तक लेवल है, यानी 0 को अगर पहला मान लिया जाए तो इसमें क्या पूछ रहा है कि लेवल 3 वाला, यानी 0, 1, 2, 3 इसके बारे में पूछ रहा है। इसमें कह रहा है कि कौन सी लेवल की साहित्यिक चोरी निम्नलिखित में से तीसरे स्तर की चोरी को संकेत करती है। तो देखिए हम लोगों ने भी पढ़ा है, तो पहला ऑप्शन दिया गया 60% से ऊपर, दूसरा दिया गया 10% से नीचे, तीसरा दिया गया 10% से ऊपर 30% तक, और यहाँ दिया गया 40% से ऊपर 60% तक। देखिए ये 10% से नीचे है तो 0 में आ जाएगा, 10 से 30 के बीच वाला ये दूसरे में 1 में आ जाएगा पहले में, और ये देखिए 40 से 60 दूसरे में आ जाएगा, और 60% से ऊपर जो है तीसरे स्तर में आएगा। ठीक है, तो यानी इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, देखिए ये सब अभी हम लोगों ने देख ही लिया है। ये साहित्यिक चोरी या प्लेजरिज्म पर यूजीसी के द्वारा 2018 में जो कानून बनाया गया था उसके देखिए 4 स्तर हैं। पहला 0 स्तर है जिसमें 10% तक समानता मान्य है, दूसरा है 10 से 40 वाला, फिर इसके बाद देखिए 40 से 60, और सबसे लास्ट वाला जो है 60% से अधिक। ठीक है, तो इससे हमको स्पष्ट हो जाता है कि जो 60% वाला है वही इसका राइट ऑप्शन हो। ठीक है, तो आज की क्लास में देखिए हम लोगों को इतना ही क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, यानी कुल मिलाकर अभी तक हम लोगों ने 41 प्रश्नों का जो है बेहतर तरीके से एक्सप्लेनेशन के साथ अध्ययन किया है। अब देखिए आगे के कुछ बचे हुए प्रश्न हैं, और मैंने आप लोग को पहले बताया था कि हम लोग को 50 या 51 प्रश्नों का इसमें प्रैक्टिस करना है। तो बाकी के जो बचे 10 क्वेश्चन हैं उसका जो है हम लोग नेक्स्ट क्लास में प्रैक्टिस करेंगे, और इसके बाद फिर आप लोग का ये जो रिसर्च एप्टीट्यूड वाला यूनिट है एमसीक्यू और पीवाईक्यू वाला ये समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो आज की क्लास में मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये सारी चीजें अच्छे तरीके से समझ में आई होंगी, और आप लोग अपने से भी इनका प्रैक्टिस करिएगा, जो मॉक टेस्ट वगैरह है उसको दीजिएगा, जिससे क्या होगा
कि आपके एग्जाम में फर्स्ट पेपर से आने वाले प्रश्नों को आसानी से करने में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी और आप लोग 30+ क्वेश्चन आसानी से हल कर लीजिएगा। ठीक है, तो आप लोगों ने मेरी इस क्लास में अपने आप को इतने देर तक बनाए रखा, इतने ध्यानपूर्वक बनाए रखा, इसके लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।